देखो हेडिंग लिखो, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, न्यूमेरिकल, ठीक है। निहायत ही आसान चैप्टर है ये, ठीक है। मतलब पूरे है ही नहीं चैप्टर के अंदर में पढ़ने के लिए खास, बहुत इजी, एक दो क्लास के अंदर हम चैप्टर खत्म करने ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो बिगिन करते हैं। सबसे पहले थ्योरी, बेसिक बेसिक। वैसे तो हो सकता है कि बहुत सारा आइडिया आपको क्लास 8 में 9 में 10 में थोड़ा बहुत मिला हुआ भी हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार ब्रश अप कर लेता हूँ इसको क्या बोलूं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, टू रियल नंबर्स और algebraic expressions, ठीक है, connected by one of these is called inequality। अब एक बात को समझो, पर अगर ऐसा लिखा हो x plus 2 is equal to 5, इसको बोला जाता है इक्वेशन। क्या बोलते हैं बताओ? दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम x plus 2 greater than equal to, इसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं बताओ? इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी लिखने के लिए जरूरी नहीं कि आप हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू का ही सिंबल यूज करोगे, आप ग्रेटर देन इक्वल टू भी यूज कर सकते हो, ग्रेटर देन भी यूज कर सकते हो, लेस देन भी यूज कर सकते हो, और लेस देन इक्वल टू भी यूज कर सकते हो। इफ यू हैव यूज्ड एनी वन ऑफ these to write down a mathematical statement and then statement will be basically known as what, ठीक है। लेकिन अगर आपने इक्वल साइन का यूज किया है तो उसको क्या बोला जाएगा? इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोलोगे कि इनइक्वालिटी व्हिच डू नॉट कंटेन वेरिएबल्स, ठीक है ना, आर कॉल्ड न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। कि अगर सिर्फ नंबर नंबर को कंपेयर कर रहे हो, लेटर्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, तो उस टाइप की चीजों को क्या बोला जाएगा? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। और अगर लेटर और नंबर दोनों को यूज कर रहे हो तो उसको बोला जाएगा लिटरल इनइक्वालिटी। क्या बोलेंगे बताओ? लिटरल इनइक्वालिटी। दोनों में डिफरेंस है, एक में सिर्फ नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करोगे, एक में नंबर लेटर दोनों को इन्वॉल्व करोगे, तो उसको क्या बोला जाएगा? लिटरल इनइक्वालिटी। फिर आगे चल के अपने आप में दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और एक होता है स्लैक इनइक्वालिटी, ठीक है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का मतलब कि इक्वल साइन नहीं है, either it will be greater than or it will be less than 1, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है या साथ साथ में सपोज करो कि लेस देन इक्वल टू है, तो इन दोनों सिचुएशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे बताओ? स्लैक इनइक्वालिटी। लेकिन अगर सिर्फ ग्रेटर देन है या सिर्फ लेस देन है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। क्या बोलेंगे उसको बताओ? क्लियर है मेरे क्या यहाँ? आगे बढ़ते हैं। देखो, एवरी रियल नंबर x हैज वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आप रैंडमली कोई अगर रियल नंबर उठा देते हो अपने हिसाब से, कुछ भी होगा, ठीक है, वो या तो इक्वल टू 0 होगा, या फिर लेस देन 0 होगा, और या फिर क्या हो सकता है? ग्रेटर देन 0। इन तीन के अलावा यू कैन नॉट टेल मी अ फोर्थ टाइप ऑफ नंबर बाय पिकिंग अ नंबर फ्रॉम रियल। आइदर 0 है, या फिर वो पॉजिटिव है, या फिर वो क्या है? नेगेटिव। इन तीन में से कुछ ना कुछ उसको होना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे रियल नंबर के लिए होगा कि 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। सिमिलरली अगर आप कोई भी दो नंबर पिक करते हैं, मतलब एक रियल नंबर अगर पिक किया है तो 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर एक के जगह मान लो कि दो रियल नंबर पिक किए तो फिर आप वापस से तीन टाइप का सिचुएशन फेस कर सकते हैं कि आपके द्वारा चुना गया नंबर में दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल हो सकता है कि पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो जाए, और हो सकता है कि दूसरा नंबर पहले नंबर से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। इसके अलावा फिर से कोई चौथा सिचुएशन आप फेस नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ देखो कि a, b are any two numbers, then there are three possibilities. Either a will be more than b, or a will be equal to b, or a will be less than। इसके अलावा there cannot be any fourth kind of situation, ठीक है। और ये जो रूल है ना, कोई भी दो नंबर पिक करने के बाद में either they will be equal, or the first party will be greater than the second party, or the second party will be greater than the first party, इसी चीज को बोला जाता है लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, ठीक है। वर्ड थोड़ा याद रखने का ट्राई करना, हो सकता है कि एमसीक्यू में आज इफ यू पिक एनी टू रियल नंबर वन ऑफ दीस विल बी ट्रू, ठीक है। वाह, तो आपको बोलना है बिकॉज़ ऑफ लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। ये एजर्शन रीजनिंग में कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा आ सकता है, ठीक है। तो दोनों बात याद रखना दिमाग में कि एक नंबर चूज करोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर 0। और जब दो नंबर पिक करते हो तो क्या होगा? इक्वल होगा, पहला वाला दूसरे वाले से बड़ा होगा, या दूसरा वाला पहले वाले से बड़ा। फर्स्ट वाले रूल का कोई नाम वाम नहीं है, सेकंड वाले रूल का नाम क्या है? लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। क्या नाम है फिर से बताओ? लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, ठीक है। मैंने क्या, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का रीजनिंग इनइक्वालिटी। क्या टॉपिक है बताओ? रीजनिंग इनइक्वालिटी। नाउ व्हाट इज रीजनिंग इनइक्वालिटी? पढ़ के देखो डेफिनेशन। a statement consisting of a group of elements, ठीक है, related to each other by these symbols, ठीक है। उस टाइप के स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं रीजनिंग। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, चलिए देखेंगे वैसे।
जैसे सपोज कि ऐसा कुछ उल्टा उल्टा लिखो, ठीक है, कि बहुत सारा लेटर्स, ये बहुत सारा नंबर एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, या लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये सब सिंबल्स से बहुत सारे लोगों को एक साथ कनेक्ट कर दोगे, इससे एक बड़ा सा ग्रुप कनेक्टेड बाय दिस सिंबल्स आर टुगेदर एट वन ग्रुप, दे आर नोन एज व्हाट, रीजनिंग इनइक्वालिटी। देखो आई एम मतलब दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रीजनिंग इनइक्वालिटी, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ रीजनिंग। देखो क्लियर है, एक बार पढ़ के देखो इसको फिर से, कि a statement consisting of a group of elements related by these symbols to each other, ठीक है, is called reasoning inequality। क्लियर मेरे ख्याल। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब क्या है, देखो कि एक सिचुएशन में ये एक ही स्टेटमेंट में अगर ये वाला, ये वाला, ये वाला तीनों व्यक्ति प्रेजेंट है तो सबसे पावरफुल है ये, मतलब ये जो बोलेगा वही हमारा फाइनल कंक्लूजन बनेगा, ठीक है। अगर मान लो कि फर्स्ट वाला एब्सेंट है, सिर्फ सेकंड और थर्ड प्रेजेंट, तो फिर सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। सेकंड वाला जो बोलेगा वही हमारा कंक्लूजन डिसाइड करेगा। सेकंड वाला भी एब्सेंट है तो नेक्स्ट सबसे पावरफुल कौन सा, मतलब अगर तीनों प्रेजेंट है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना है, ग्रेटर देन को या फिर लेस देन को। अगर ग्रेटर देन लेस देन एब्सेंट है तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू विल बिकम द मोस्ट पावरफुल थिंग, और अगर दोनों एब्सेंट तो फिर सबसे पावरफुल कौन रहेगा, इक्वल, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर, कि तीनों प्रेजेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज ग्रेटर देन और लेस देन, ये दोनों प्रेजेंट है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज लेस देन, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन। क्लियर मेरे ख्याल में ये चीज है। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो हम अपने दिमाग में रख सकते, ठीक है। इस स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को मैं काफी जनरलाइज वे में आपको बताऊंगा। जनरलाइज वे में मैं ये बोलना चाहूंगा देखो कि अगर आपके पास में एक रीजनिंग इनइक्वालिटी जैसा कुछ उल्टा उल्टा स्टेटमेंट, जिसके अंदर में 3 4 5 6 आदमी इन्वॉल्व, ठीक है, और सारा का सारा जो इनइक्वालिटी है वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, सारा का सारा इनइक्वालिटी कैसा है बताओ, सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और उन सारी प्रेजेंट इनइक्वालिटी में से कोई एक आदमी ग्रेटर देन, कोई एक आदमी क्या है, ग्रेटर देन, उसके साथ में बाकी लोग ग्रेटर देन, इक्वल टू ऐसा वैसा भी हो सकता, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में हमने प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या पता, सबसे पावरफुल कौन है, ग्रेटर देन या लेस देन। तो अगर मान लो कि सारा का सारा इक्वालिटी सेम साइड पॉइंट कर रहा है, सब मान लो कि ग्रेटर देन जैसे डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और सबसे पावरफुल आदमी आपको ग्रेटर देन ही दिखाई दे, मतलब इसके साथ में एक और या तो ग्रेटर देन है या फिर लो प्रायोरिटी ऑर्डर का दूसरा समान सब है, तो इस सिचुएशन में आपका कंक्लूजन हमेशा मिलेगा ए ग्रेटर देन, क्योंकि सबसे पावरफुल कौन है, ग्रेटर देन और सी। अगर दोनों ग्रेटर देन, ऑब्वियसली ग्रेटर देन सी, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अब मान लो कि ए ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो ए और सी पे जब आप कमेंट करोगे इसका पावर जो है वो झलकेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग, सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो कंक्लूजन उसका भी ए ग्रेटर देन सी ही हो। अगर सपोज करो कि ए बी सी के बीच में इक्वालिटी पॉइंटिंग टुवर्ड्स ग्रेटर देन का डायरेक्शन है, ठीक है, और एक ग्रेटर देन इक्वल टू है ग्रेटर देन, तो आप एक ग्रेटर देन का ही कंक्लूजन दो, क्योंकि वही सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रांग इनइक्वालिटी है। फिर उसके बाद मान लो कि एक इक्वल टू है और एक ग्रेटर देन है, उस सिचुएशन में भी ग्रेटर देन ही जाएगा, और मान लो कि ग्रेटर देन पहले आ गया, इक्वल टू बाद में गया, सबसे पावरफुल इनइक्वालिटी जो प्रेजेंट है उसमें वो कौन है, सबसे पावरफुल सिंबल कौन सा, ग्रेटर देन, तो उसमें भी आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेटर। लेकिन याद रखना कि दो बात बोला मैंने इसके अंदर में, एक कि एवरी इनइक्वालिटी शुड पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, मतलब अगर ग्रेटर देन के फॉर्मेट में तो हर टर्म ग्रेटर देन की तरफ ही पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। एंड आउट ऑफ ऑल द इनइक्वालिटी का सिंबल दैट यू आर यूजिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी ग्रेटर देन दिस, उस केस में कंक्लूजन पे कौन सा सिंबल में आएगा, ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है। मान लो कि आप ग्रुप ऑफ इनइक्वालिटी ऐसा भी देख सकते हो, रीजनिंग इनइक्वालिटी कि सब लोग जो है वो लेस देन के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और जितना भी आपके पास इनइक्वालिटी का सिंबल है आउट ऑफ देम एटलीस्ट एक सिंबल लेस देन, ठीक है। तो सबसे स्ट्रांग, सबसे पावरफुल आदमी सिचुएशन में कौन है, लेस देन वाले सिंबल हो। इस टाइप की सिचुएशन में जो आपका कंक्लूजन है वो लेस देन में ही जाए, ठीक है। दोनों लेस देन हुआ तो लेस देन ही होना है, अगर एक लेस देन हुआ, एक लेस देन इक्वल टू तो भी लेस देन ही जाएगा, क्योंकि पावरफुल कौन है, लेस। फिर जब मतलब कि लेस देन इक्वल्स टू पहले आ गया, लेस देन वाला बाद में आ गया, फिर भी कौन आएगा, लेस देन। एक इक्वल्स टू है, एक लेस देन, फिर से लेस देन, और वापस से लेस देन है, एक इक्वल्स टू, तो भी कौन जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे फॉर्मेट में कुछ भी आता है जिसमें सारा इनइक्वालिटी सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और एक पोजीशन पे भी अगर लेस देन वाला सिंबल लगाया हुआ है, तो द पावरफुल सिंबल प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट इज लेस देन वाला, एंड हेंस द कंक्लूजन विल बी बेस्ड ऑन लेस देन दिस। आई बात। अब देखो एक और देखो, जैसे इसके अंदर मेरे को लेस देन का ही कोई सिंबल नहीं है, ग्रेटर, ये तो शायद ग्रेटर देन वाला है, ये सब लोग उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल, सब ग्रेटर देन के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है।
लेकिन सिर्फ ग्रेटर देन वाला सिंबल है, इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल सिंबल कौन सा है? ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके कंक्लूजन में हमको लिखना पड़ेगा ग्रेटर। है बात, पर इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है फेस इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऐसा भी हो सकता है कि सब लेस देन की तरफ फेस कर रहा है, द मोस्ट पावरफुल सिंबल प्रेजेंट इन योर इनइक्वालिटी इज लेस देन। ठीक है, तो फिर आपका कंक्लूजन कैसा जाएगा? लेस देन। और अगर कभी ऐसा हो कि एक ही स्टेटमेंट में ग्रेटर देन लेस देन दोनों आ रहा है, तो आपका आंसर होगा नो। ठीक है सर, अगर लास्ट में सीक्वेंस में मतलब फर्स्ट वाला सी और डी का पोजीशन और सिंबल इंटरचेंज करें। पोजीशन और सिंबल हम लोग इंटरचेंज नहीं करेंगे। ये जैसे कुछ ऐसा होगा, मान लो बी को मैं एक वैल्यू दे देता हूं 15। ठीक है, अब सपोज करो कि मैं ऐसा करता हूं, देखो यहाँ पर एक बार 25 लिखता हूं और यहाँ पर एक बार मान लो कि 17 लिखता हूं। ठीक है, 25 इज ग्रेटर देन 50, 17 इज ग्रेटर देन 50। इस वाले में आपको ऐसा फील आएगा कि 25 इज ग्रेटर देन 70। ठीक है, तो इस टाइप की सिचुएशन में ये से कि ए ग्रेटर देन सी हो जाएगा। लेकिन कभी-कभी तो ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लो कि यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, यहाँ पे 17 लिखा है, बीच में 15 लिखा है। ये ग्रेटर लिखा है, तो 17 16 से बड़ा है बात। तो हम श्योरली कुछ नहीं बोल सकते कि ऑलवेज दिस पार्ट विल बी ग्रेटर देन दैट पार्ट विल बी ग्रेटर देन दिस। इसलिए मेरा आंसर ज्यादा है। ठीक है, तो एक ही स्टेटमेंट में अगर आपको डबल साइडेड मान लो कि इनइक्वालिटी मिल जाए, कहीं कहीं पे ग्रेटर देन है, कहीं कहीं पे लेस देन है, तो ओवरऑल सिचुएशन से आप उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। पावर मैटर नहीं करता। हाँ, इसमें पावर मैटर नहीं करता। इसका हमको पता ही नहीं कि लोग किस डायरेक्शन में मूव कर। ठीक है, इसीलिए इसमें पावर वाला कुछ मैटर नहीं करता। ठीक, तो मैं एक बार और आपको कंक्लूड करके दे देता हूं। आप समझिए, सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे पावरफुल कौन है? ग्रेटर देन या लेस देन। नेक्स्ट पावरफुल कौन है? ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेस देन, इक्वल टू। और नेक्स्ट पावरफुल कौन है? इक्वल टू। हमारे एक सिंगल स्टेटमेंट भी जितना भी इनइक्वालिटी का सिंबल होगा, वो सारा का सारा अगर सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, एंड आउट ऑफ ऑल ऑफ देम अगर कम से कम एक आदमी ग्रेटर देन है या लेस देन है, कंक्लूजन कैसा जाएगा? ग्रेटर देन या लेस देन। आउट ऑफ ऑल द सिंबल अगर ग्रेटर देन लेस देन एक भी नहीं, मैक्सिमम मानो कि ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल्स टू, कंक्लूजन भी किस पे रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू पे या फिर लेस देन इक्वल्स टू। और अगर मान लो कि बाई डायरेक्शनल है, कुछ कुछ ग्रेटर देन भी और कुछ कुछ लेस देन भी है, तो वो सिचुएशन क्या किसका होगा? नो कंक्लूजन। देखो क्लियर है? ओके, फॉलो। चलो बिगिन करते हैं फिर आगे। यहां पे मेरे ख्याल में समझ में आ गया सारा का। इसके आगे देखिए, ठीक है, ऐसे फालतू का डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे हम लोग समझे कि ये दो टाइप की इनइक्वालिटी होता है जिसको सवाल हम लोग को मिल सकता है। एक को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट इनइक्वालिटी और एक को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट इनइक्वालिटी। डायरेक्ट इनइक्वालिटी का मतलब वो जो भी आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा उसमें डायरेक्टली आपको ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू ये दिया हुआ रहेगा। और इनडायरेक्ट इनइक्वालिटी का मतलब क्या होगा कि आपको डायरेक्टली इनइक्वालिटी का नाम तो नहीं देगा, कौन ग्रेटर देन है कौन लेस देन है, ऐसा बस आपको इंस्टेड क्या बोलेंगे? देखो, हैशटैग का मतलब है ग्रेटर देन, डॉलर का मतलब है लेस देन, परसेंटेज का मतलब है इक्वल्स टू, एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एस्पेक्ट का मतलब है लेस देन इक्वल्स। अब आप इस वाले टाइप के स्टेटमेंट में कमेंट कुछ करना नहीं, जिस सिंबल का जो मीनिंग दिया हुआ है वो आप इसमें पुट कर दो। पुट करने के बाद आपको ये स्टेटमेंट भी कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई। तो इस टाइप के सिचुएशन को चाहे इनइक्वालिटी का सिंबल डायरेक्टली लगा के और आपको प्रेजेंट करके दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इनइक्वालिटी। और जहां पे मतलब बीच में एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऐसा लगा देगा, कुछ सिंबल्स का कुछ मीनिंग बता देगा, तो फिर आपको सिंबल्स के बेसिस पे स्टेटमेंट देगा, उस टाइप की चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट इनइक्वालिटी। क्लियर है मेरे ख्याल? एक बार इसको पढ़ो। If the symbols this are directly used, then it is called direct inequality, and if the symbols these are used to represent these, and then it is called indirect inequality. Clear मेरे ख्याल? पहले मैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, फिर घूम के आऊंगा 1 भी करा दूंगा। एक बार इन 2 को देखो और 2 को पढ़ो, कुछ लिखना मैं शुरू में करते हैं सब पहले, फिर मैं टाइम दूंगा आपको वापस। देखो क्वेश्चन क्या होगा? In each of the following, one statement has been followed by 2 conclusions. Find which of the given conclusions is. तो एक आपके पास में देखो इस तरह का कुछ उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट होगा ऐसा, और आपको इस स्टेटमेंट के बेसिस पे बताना है कि नीचे वाले कंक्लूजन नंबर 1 और कंक्लूजन नंबर 2 में कौन सा राइट और कौन सा। ठीक है, थोड़ा समझते हैं इस चीज को कि करना कैसे चाहिए। इसको करने का देखो अप्रोच ये होता है कि आप कंक्लूजन नंबर 1 के पहले देख लो कंक्लूजन दिया किसके किसके बीच में, ए और ई के बीच में। तो ए और ई के बीच में कलेक्शन ऑफ सिंबल्स को आप नोटिस करो।
ठीक है, ए से लेके ई के बीच में जस्ट लुक एट द सिंबल्स। फर्स्ट यू सी कि आइदर दे आर इन सेम डायरेक्शन और दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कुछ लोग ग्रेटर देन वाला है, कुछ लोग लेस देन वाला है, और बीच में थोड़ा सा इक्वल टू भी। ग्रेटर देन वाला भी है, लेस देन वाला भी है, तो क्या बोलना चाहिए? ऑपोजिट। और जनरली ऑपोजिट सिंबल्स आपको मिल गया तो हमारा रूल हमको क्या कहता है? नो कंक्लूजन। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट में ये लोग तो बोल रहे हैं कि ये ग्रेटर देन ई होना चाहिए, जबकि असली में क्या होना चाहिए? नो कंक्लूजन। इनका स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग? बोलेंगे कि इट इज, देखो आया समझ नहीं। ठीक है, सेकंड वाले में किस पे कमेंट करने के लिए बोल रहे हैं? बी और ई पे कमेंट करने के लिए बोल रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे? क्योंकि बी से लेके ई वाले पार्ट पे फोकस करो, पूरे पे फोकस नहीं करोगे आप, सिर्फ बी से लेके ई वाले पोर्शन पे फोकस करो। ठीक है, उसमें भी वही देखना है आपको, ये सारा का सारा इनइक्वालिटी का सिंबल सेम डायरेक्शन को फेस कर रहा है कि नहीं। मेरे ख्याल में इसमें तो कर रहा है, सब इस तरह भी फेस कर रहा है, सारा बात समझ। और जितना सिंबल्स यहाँ प्रेजेंट है उसमें सबसे पावरफुल कौन? लेस देन वाला पावरफुल है मेरे ख्याल में। तो आपके कंक्लूजन को लीड कौन करेगा? लेस देन वाला लीड करेगा। तो आपको क्या बोलना चाहिए? बी लेस देन। ये जो भी लिखा हुआ है ये क्या लग रहा है? ट्रू या फॉल्स? ये लग रहा है। देखो आया समझ में इस तरीके से उसका हैंडल। ठीक है, इसको थोड़ा रुक के करवाऊंगा एक बार, आप पहले इनको कर देता। आप सबसे पहले ये देखो कि कौन सा सिंबल का क्या मीनिंग दिया हुआ। ठीक है, और मेरे को बताओ कि एस्टेरिक एट द रेट हैश इन सबको कौन सा सिंबल से रिप्लेस? एस्टेरिक को कैसे रिप्लेस? लेस देन इक्वल टू। ये सेम स्टेटमेंट मेरे लिए क्या हो जाएगा? तो डी पहले लिखूंगा लेस देन इक्वल टू। एट द रेट का क्या मतलब है? ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या लिखूंगा बताओ? ये काम लिख दूं डी लेस देन इक्वल्स टू ई, फिर बताओ ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, और हैशटैग का मतलब क्या है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बताओ? ये मेरा एक्चुअल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो अब फर्स्ट कंक्लूजन में देखो कि किसको किसको कंपेयर करना चाहते हैं? डी और सी। तो डी से लेके सी तक का पूरा ब्लॉक देखो, पूरे ब्लॉक में पहले तो ये नोटिस करो कि सेम डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन। ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन तो क्या होगा? नो कंक्लूजन। ये लोग तो बोलना चाह रहा है कि डी एट द रेट सी का क्या मतलब हो जाएगा? कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। एट द रेट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, तो होना चाहिए था नो कंक्लूजन, तो वो बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो ट्रू के फॉल्स? ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हम लोग के लिए? देखो आया नेक्स्ट वाले में किसको किसको कंपेयर करने के लिए बोला? सी और ए। तो आप अपने स्टेटमेंट में सी से लेके ये तक का जो भी ब्लॉक है आपका उसको अब आप मेरे को बताओ कि इसके अंदर में प्रेजेंट सबसे स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटी कौन? ग्रेटर देन। और ये ग्रेटर देन क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। लेकिन ये जो बोलना चाह रहा है उसके हिसाब से डॉलर का मतलब लेस देन ना, तो मेरे ख्याल में ठीक ही बोल रहे थे। ये बोलना चाह रहा है सी लेस देन, और हमको भी मिला है कि ए ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो ये दोनों चीज मैच कर रहा है कि मैच नहीं कर रहा है? इसमें क्या हो जाएगा? सेकंड वाला कंक्लूजन ट्रू नहीं है। थर्ड वाला बताओ मेरे को। पहले तो आप इसका एक्चुअल स्टेटमेंट बता दो। हैशटैग का मतलब क्या होगा यहाँ? ग्रेटर देन। तो पी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? नेक्स्ट क्या है? डॉलर। डॉलर का मतलब क्या है? लेस। लेस देन क्या होना चाहिए मेरे ख्याल में? एट द रेट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल। तो यहाँ आ जाएगा एस, और एस का क्या मतलब? लेस देन इक्वल। यहाँ क्या आ जाएगा? ठीक है मेरे ख्याल में। अब आप देखो कि कंक्लूजन नंबर 1 में इसको किसको कंपेयर करने का मन है? प्योर आर। तो आप कहां से लेके कहां तक का ब्लॉक को ऑब्जर्व करोगे? पी से लेके आर तक। सही कह रहा हूं? अब पी से लेके आर के बीच में आप पहले तो यही नोटिस करो कि आर ऑल द इनइक्वालिटीज फेसिंग इन सेम डायरेक्शन। आंसर इज नो, दे आर ऑपोजिट। तो ऑपोजिट होने से आंसर क्या होना चाहिए? नो कंक्लूजन। बट दे आर ट्राइंग टू से हैशटैग, मतलब दे आर ट्राइंग टू से व्हाट इज ग्रेटर देन, व्हिच इज फॉल्स। देखो आया समझ नहीं यार? ठीक है, व्हाट अबाउट द सेकंड परसेंटेज? परसेंटेज क्या मतलब? इक्वल टू। ये बोलना चाह रहे हैं एस इज इक्वल टू, लेट अस ट्राई टू नोटिस एस से लेके पी तक का कंपैरिजन करना है। एस से लेके पी, ठीक है, एस से लेके पी तक अगर करोगे तब ध्यान से देखोगे ये ग्रेटर देन हो गया, बाकी ये लेस देन हो गया, ये फिर से ग्रेटर देन। ओवरऑल जो आपके इनइक्वालिटीज है सेम डायरेक्शन का है कि ऑपोजिट डायरेक्शन? ऑपोजिट डायरेक्शन का है। तो कोई कंक्लूजन आ भी पाएगा कि नहीं आएगा? कुछ नहीं आएगा कुछ भी। और नहीं अगर कुछ भी आएगा, ये तो बोल रहा है कि इक्वल हो, टेक्निकली ये क्या होता है? ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि दो कंक्लूजन जो हमको दिया रहेगा उसमें से कोई ना कोई एक आदमी ट्रू होगा ही। ठीक है, तेरे मेरे ख्याल हो सकता है कि दोनों फॉल्स हो,
चलिए क्या साइन अलग में, देखो मेरे को पी से लेके एस तक नोटिस करना, इसलिए मैंने ऑरेंज बॉक्स बनाया। अब पी से लेके एस तक अगर मैं सारे इक्वालिटी को देखूंगा तो ये है ग्रेटर देन, ये है लेस देन, ये फिर से हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सेम डायरेक्शन तो नहीं हुआ ना, ठीक है। कुछ लोग इधर पॉइंट कर रहे हैं, कुछ लोग इधर पॉइंट कर रहे हैं, तो यदि इधर इधर दोनों पॉइंट की इक्वालिटी का सिंबल आपको दिख रहा है, वो सिचुएशन पे नो कंक्लूजन। क्लियर मेरे क्या? अब घूम के आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट, ये थोड़ा सा मतलब कंट्रोवर्शियल, ठीक है, इसलिए इसको रोक के करवा रहा था आज। अब मिलकर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में दे आर ट्राइंग टू कंपेयर ई एंड एफ, तो आपको कहां से लेके कहां तक देखना चाहिए? ई से लेके एफ तक देखना चाहिए। ई से लेके एफ तक अगर आप देखोगे तो एक्चुअली इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए? मतलब ये बोल रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि ई शुड बी लेस देन इक्वल टू, बट दे आर सेइंग कि ई इज श्योरली लेस देन। In the second part they are saying कि is equal to, आया बात समझ? तो अकेला अपने आप में ये ट्रू नहीं है और अकेला अपने आप में ये भी ट्रू नहीं है। इस तरह के सिचुएशन में हमको क्या बोलना पड़ेगा कि either one or two is, either one or two is combined question। दो कंक्लूजन इसने दे रखा है, लेकिन हमको जो कंक्लूजन मिली उसमें तो ई लेस देन इक्वल टू एफ होना चाहिए, तो उस आंसर का आधा हिस्सा यहाँ प्रेजेंट है, आधा हिस्सा यहाँ पे। तो अकेला तो मैं इसको ट्रू नहीं बोल सकता, क्योंकि इसको ट्रू बोलने का मतलब हुआ कि आई एम डिस्कार्डिंग द फैक्ट ई इज इक्वल टू एफ भी हो सकता है, और इसको ट्रू बोलने का मतलब क्या होगा कि आई एम डिस्कार्डिंग द फैक्ट ई इज लेस देन एफ हो सकता है। इसीलिए मैं स्टेटमेंट इसमें कैसे लिखूंगा कि आइदर वन और टू, तो दोनों को फॉल्स बोल देता हूं, दोनों को फॉल्स बोल देता हूं, फिर मैं टीचर रहूंगा तो मैं तो राइट दूंगा, लेकिन बाकी लोगों से काट, मतलब बुक में तो ऐसे दिया हुआ है कि आइदर वन और टू, पर एक्सप्लेनेशन यही है, जो हमारा कंक्लूजन आ रहा है वो आधा आधा करके लिखा हुआ, आधा ऊपर लिखा हुआ आधा, ठीक है। क्लियर मेरे क्या? इसके साथ आपका ये वाला पूरा पूरा हिस्सा हो गया, ठीक है, खत्म। आपका पहला एक्सरसाइज ही खत्म नहीं। अभी नेक्स्ट आ रहा है वापस से सेकंड वाले पार्ट के लिए। अब थ्योरी में देखिए लाया है, ठीक है, पहले ऐसे समझा रहा हूं। एक बहुत कॉमन सेंस वाला चीज है, दो नंबर लीजिए 100 और 10, और अपने कॉमन सेंस से बताइए कि इनमें कौन बड़ा होगा? हाँ 10 बड़ा होगा ना? क्या बोलना चाहिए? ऐसे ही क्या बोलना चाहिए बताओ? 10 इज ग्रेटर देन, सॉरी 100 इज ग्रेटर देन 10। इसमें कोई कंफ्यूजन है कि ये क्लियर है? क्लियर है। अब इसके साथ में अलग अलग टाइप का बिहेवियर करने के बाद में इसका रिएक्शन अलग अलग हो सकता है, और जो जो रिएक्शन हो सकता है मैं ये करके सारा आपको एक्सप्लेन करूंगा, और अपने आंखों से अपने आंसर देखो कैसे ये रिएक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन ट्राई टू चेंज देम बाय एडिंग 5 और बूस्ट। एक ये बिहेवियर कर सकता हूं मैं इसके साथ, इसका रिएक्शन क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? 105। व्हाट इज द आंसर? 15। एंड यू विल फाइंड कि जैसा पहले लाइन के बीच में रिलेशनशिप, अभी भी रिलेशनशिप में कोई दरार घटा नहीं है। नेक्स्ट सपोज करो कि मैं दोनों साइड 5-5 सब्ट्रैक्ट, ऐसा करने से भी रिलेशनशिप में आई डोंट थिंक कोई चेंज आएगा। इसका आंसर कितना है? इसका आंसर कितना है? 5। आई विल स्टिल 95 ग्रेटर देन। और क्या बदमाशी कर सकते आप इनसे? मल्टीप्लाई। वेरी गुड। हाउ मल्टीप्लाई करें 3 नंबर में? आपकी क्या रहेगी? 100 into 2, 10 into, what do you think? इसका आंसर 200, इसका आंसर 20। Who is larger? Still 200 is larger. Now stop. चालू देखो, चलो 100 into great grand person minus, and 10 into again great grand person, let's say minus. अब आप देखो कि मैजिकल रिजल्ट कैसे चेंज होगा। This is now minus 200 and that is now minus 20. What do you think? Who is great? This is the first new thing that you are doing. कि जब कभी भी आप कोई भी इनइक्वालिटी के स्टेटमेंट नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का सिंबल जो है वो रिवर्स होगा। ठीक है, एडिशन में कोई इशू नहीं, सब्ट्रैक्शन में कोई इशू नहीं, मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर भी वी आर श्योर the number by which you are multiplying is a positive number, still the inequality will remain.
लेकिन अगर आपने नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई किया दोनों से, ठीक है ना, तो आपका इनइक्वालिटी अगर पहले ग्रेटर देन था तो बाद में क्या हो जाएगा लेस देन, और अगर पहले वो लेस देन होता बाद में क्या हो जाता ग्रेटर, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट न्यू पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर। नेक्स्ट थ्योरी देखो क्या हो सकता है कि एडिशन के जगह एक और चीज ट्राई कर सकते हैं, दैट इज डिवीजन। कि 100 को आप करिए 2 से डिवाइड करिए और 10 को भी आप 2 से डिवाइड करिए, आंसर यहां से क्या मिलेगा 50, वहां से क्या मिलेगा 5। आई थिंक कुछ अनोखा तो नहीं हुआ, पहले भी ग्रेटर था अभी भी क्या आ रहा है ग्रेटर आ रहा है। इन फिर से स्टार दिखा के 1 2 3 आपको ये नया बात कि 100 इफ यू डिवाइड बाय माइनस एंड 10 को भी इफ यू डिवाइड बाय माइनस, इसका कंक्लूजन क्या होगा -50, यहां से -5, यू विल सी अब ऐसा है बात। तो वो चीज आपको फिर से दिमाग में रखना, इनइक्वालिटी के दोनों साइड इफ यू डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स। इनिशियली अगर वो ग्रेटर देन था तो फाइनली इट विल बिकम लेस देन, और इनिशियली अगर वो लेस देन था तो फाइनली इट विल बिकम ग्रेटर। जो क्लियर है ये? इसके अलावा 5 नंबर पे एक ऐसे थोड़ा घटिया सी बात सुन लो इनको भी, बस बता दिया ठीक है। नेक्स्ट बात है रेसिप्रोकल, देखना है क्या, देखो यहाँ 100 ही है, फिर से लिख लेते हैं एक बार, ये लोग ग्रेटर है तो सिर्फ 100 का रेसिप्रोकल बताओ 1/10 का रेसिप्रोकल बताओ 1/10, इसके की वैल्यू उसका वैल्यू बताओ, और अपने लॉजिक से बताओ कि सर कौन बड़ा कौन 0.01 बड़ा। सबके चेहरे पे चमक, अलग प्रकार का हंसी, इधर पड़ेगा, ठीक है। Now these are the 3 situations that we are supposed to always remember. पहला नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इनइक्वालिटी पलटी मार देगा। दूसरा नेगेटिव नंबर से डिवीजन करेंगे, इनइक्वालिटी पलटी मार देगा। और तीसरा कि अगर दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लेंगे तो भी इनइक्वालिटी क्या करेंगे पलटी मार देगा। ये रेसिप्रोकल वाला जो प्रॉपर्टी ये थोड़ा सा सेंसिटिव है, मतलब समझना पड़ेगा। अगर दोनों नंबर जिनसे आप इनिशियली डील कर रहे थे इंडिविजुअली दोनों अगर पॉजिटिव था, दिस प्रॉपर्टी विल होल्ड, ठीक है। ये रेसिप्रोकल लेने के बाद में जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली अगर दोनों नंबर जिससे आप डील कर रहे हैं दोनों अगर नेगेटिव भी होता है तो भी कोई इशू नहीं, -100 और -10, इस केस में ये बड़ा था, ठीक है। रेसिप्रोकल लेने पे ये कितना होगा -0.01, तो ये कितना हो जाएगा -0.1। ये सोचने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है नंबर, बट आपको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से ये बड़ा है, ठीक है। तो जब दोनों नंबर पॉजिटिव रहता है रेसिप्रोकल लेने पे आपकी इनइक्वालिटी पलटी मारेगा, जब दोनों नंबर नेगेटिव होता है तो भी रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वालिटी क्या करेगा पलटी मारेगा। लेकिन कभी कभी ना जीवन में जैसे आपके कोर्स में तो मैंने आज तक देखा नहीं है ऐसा सवाल, लेकिन हो सकता है क्या पता इसी साल वो पूछ फॉर द फर्स्ट, ठीक है। लेट्स से कि एक नंबर को 100 रखो और एक नंबर को आप -10, ठीक है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो कौन बड़ा कौन छोटा, 100 इज मोर एंड -10 इज लेस। रेसिप्रोकल ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.01 और वो क्या हो जाएगा -0.1। सर दिस इज पॉजिटिव दैट इज नेगेटिव, तो कौन बड़ा कौन छोटा, इसी को बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस नंबर से आप स्टार्ट कर रहे हो वो दोनों अगर अपने आप में कैसा है पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर रेसिप्रोकल करने पे इक्वालिटी बढ़ती। जिन नंबर से आप स्टार्ट करते दोनों अगर आपस में कैसा है नेगेटिव नेगेटिव तो भी पलटी मारने से इनइक्वालिटी पलटेगी, मतलब रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी पलटेगी। लेकिन जिन नंबर से आप बिगिन कर रहे हो उसी में अगर एक आदमी पॉजिटिव और एक आदमी क्या है नेगेटिव, तो रेसिप्रोकल लेने से भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। पॉजिटिव विल स्टिल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल स्टिल बी नेगेटिव। दुनिया का सारा पॉजिटिव आदमी सारे नेगेटिव आदमी लोग से क्या होता है बड़ा। ये कैसे हो देखिए, नंबर डायरेक्ट इम्पोर्टेंट है। 0 के बाद क्या आता है 0.1, फिर क्या आता है 0.40। अब देखो मैंने बनाना बना के मांगू और एक मतलब एक ऑर्डर बता रहा हूँ, वैसे तो इसके नेक्स्ट वाला ऑर्डर नहीं है संभव, ठीक है। अब इधर अगर प्लॉट करें तो पहले कौन है -0.2, फिर बाद में कौन है -0.6, ठीक है। और जो लेफ्ट में होता है वो छोटा होता है और जो राइट में होता है वो बड़ा, ठीक है।
बाकी इस पे आप ज्यादा फोकस मत करो, आपको जो मैं बता रहा हूँ उस बात पे फोकस करो कि जिन दोनों नंबर का आपने स्टार्ट किए इंडिविजुअली बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव, तो रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स, एंड इंडिविजुअली बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव, तो भी रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स। बट इफ वन ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड द अदर वन इज नेगेटिव, तो रेसिप्रोकल लेने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव, इसीलिए इनइक्वालिटी विल रिमेन्स। क्लियर? तो अल्टीमेटली इनइक्वालिटी कितने सिचुएशंस में पलटी मारेगा मतलब? पहला ये तीन ही, चलो ठीक है, इसको और इसको मैं एक ही सिचुएशन काउंट कर लेता हूं, ठीक है। तो पहला कब मानेगा पलटी? जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो। दूसरा कब मानेगा पलटी? जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो। तीसरा कब मानेगा पलटी? जब रेसिप्रोकल लोगे। लेकिन रेसिप्रोकल वाला सिचुएशन थोड़ा सा कंडीशनल है, ध्यान से सोच के लगाना है, ठीक है। तो इसके साथ में इस भाग का भी जो आपका थ्योरी है, थ्योरी समझ लीजिए कि हो गया। देखिए एकदम फिजिक्स प्रॉपर्टी, अगर ऐसा होगा तो जोड़ने पे भी इनइक्वालिटी वैसा ही रहेगा, कुछ बदलाव नहीं है। पहले अगर लेस देन था तो बाद में भी लेस देन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, पहले ग्रेटर देन था तो घटाने के बाद में भी ग्रेटर देन ही रहेगा, पहले लेस देन था बाद में भी लेस देन रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा बदलाव है, ये ग्रेटर देन था और ये कोई पॉजिटिव नंबर है तो सेम सिंबल, लेकिन कि अगर एक नेगेटिव नंबर है तो सिंबल विल गेट रिवर्स, ठीक है। डिवीजन में भी वैसे ही है कि अगर एक पॉजिटिव नंबर होता डिवाइड करने के बाद इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, लेकिन कि अगर एक नेगेटिव नंबर होता डिवाइड करने के बाद इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कुछ खास नहीं है, ये मतलब क्लास 9 में चैप्टर पढ़ाया जाता है यूक्लिड ज्योमेट्री, तो किसी को कभी समझ में नहीं आता चैप्टर वहां क्यों है वो मुझे नहीं पता, ठीक है। उसमें ऐसा बोला जाता था कि ए बी से इक्वल है, बी सी से इक्वल है, तो ए सी से इक्वल हो जाए, नहीं ऐसा कुछ याद था? रिलेटेड था कोरोना टाइम्स, ठीक है। तो वैसे ही ये वाला बात ये बोलना चाहता है कि x जो है वो y से बड़ा है और y जो है वो z से बड़ा है। बाकी छोड़ो, यदि यूक्लिड का चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तब कोई बात नहीं। नॉर्मली यदि इसको मैं कंबाइन करके सिंगल स्टेटमेंट बनाऊं, आज ही हमने पढ़ा कि यदि ऐसा दिया जाएगा, ठीक है, इसका कंक्लूजन अब क्या बना? x इज ग्रेटर देन x। तो यही जो चीज है ना, मतलब ऐसे सिचुएशन से आपने ये बोल दिया कि आपने कैसे बोल दिया, संविधान में नहीं लिखा हुआ है, तो वैसे नहीं होता है। हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से बोल रहे हैं। कैसे बोला बताओ? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज। कुछ खास हम क्वेश्चन में नहीं है। एनीवेज मेरे ख्याल में क्लियर यहाँ तक सब कुछ। नेक्स्ट देखो कि a and b are two positive numbers, such that a greater than b, तो रेसिप्रोकल लेने से पलटी मार देगी। If a and b are two negative numbers, such that again a is greater than b, तो पलटी मारने से इसमें भी आपका इनइक्वालिटी रिवर्स। फिर इसके अलावा कंक्लूजन मतलब वो तीन हाइलाइटेड, ठीक है ना, जब जब इनइक्वालिटी की चीज हो। देखो पहला, equal numbers may be added or subtracted from both sides of an inequality, it will not change inequality, जैसा था वैसे। फिर जैसे कि both sides of an inequality can be multiplied or divided by the same positive number, but when both sides are multiplied or divided by a negative number, ठीक है ना, then sign of inequality is reversed, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, ये both sides of an inequality are either positive or negative, मतलब दोनों ये तो इंडिविजुअली पॉजिटिव, या फिर दोनों इंडिविजुअली क्या रहेगा? नेगेटिव। तो रेसिप्रोकल लेने पे क्या हो जाएगा? साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स। और जो मैं आपको एक स्पेशल सिचुएशन बताया कि दो पार्टी में से एक पार्टी पॉजिटिव और एक पार्टी क्या है? नेगेटिव, तब रेसिप्रोकल लेके भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो मींस बस इसके साथ ये बात थोड़ी सारा खत्म। मोस्टली आई थिंक पता ही था आपको, 90% 10% कुछ नया बताया होगा। बाकी अभी क्वेश्चंस देखो कि सॉल्व दिस इनइक्वालिटी और कुछ कंडीशंस मेरे को दिया, ठीक है। आप बिगिन करते हैं, पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। p minus 5 greater than equal to x minus 30। एक बार मेरे साथ साथ देखते हुए ना, इसमें मैं p को वहां भेजना चाहता हूँ, x को यहाँ भेजना चाहता हूँ। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का शिफ्टिंग होता है, वो नॉर्मल सिचुएशन के तरह ही है, जैसे पहले करते थे वैसे अभी भी करते। तो यहाँ पहले से क्या था बताओ? -2x, वो यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा? -x ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसा था वैसा है। यहाँ क्या आ जाएगा तो -32 और क्या माइनस क्लियर है मेरे क्या? p वहां जाके नेगेटिव हो गया, x यहाँ आके नेगेटिव हो गया। फिर ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा आपको कॉमन सेंस? -6 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? -30, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि आप सॉल्व किसके लिए करना चाहिए? तो x को आपको क्या बनाना पड़ेगा? फ्री। पर x को यहाँ से फ्री बनाने के लिए भगाना किसको पड़ेगा? -3। और -3 को भगाने के लिए क्या कर सकते? होता तो नहीं छोड़ सकते। हाँ, क्या होगा?
हम दोनों साइड -3 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। -3 से डिवीजन, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा सेंसिटिव सिंसियर होकर काम करना पड़ेगा कि दोनों साइड अगर आप -3 का डिवीजन कर रहे हो, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, यू विल गेट रिवर्स। यहाँ आपको क्या रखना है। तो अब जब अगले स्टेप में मान लो कि आप x को फ्री करने के लिए -3 से डिवाइड करोगे दोनों साइड, इट विल लुक लाइक दिस। ये मैं यही लिखता हूं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू से क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा -35 डिवाइडेड बाय कितना, अब क्या बचा आपके पास, बताओ, x लेस देन इक्वल टू 35/3, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको चाहो तो एक बार आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, सोचना आपके लिए थोड़ा इजी है। तो क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 33 11 तो चलेगा मैंने किया। और देखो x का होना तो आपका ऐसा, ठीक है, और फिर ये अलग अलग माहौल में आपका आंसर मांग रहा है। ठीक है, पहले मांग रहा है कि यदि x को हम नेचुरल नंबर सोचिए तो आंसर क्या है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आप एक बार सोचो, 11/3 से छोटा दुनिया का नेचुरल नंबर कौन है। नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है और 1 के बाद वाला नेचुरल नंबर कौन होता है, 2। और हमको मैक्सिमम कहां तक जाना है, 11/3 तक। और 11/3 के बाद कौन आता है, 12। उसको मैं ले सकता हूं कि नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। कहां तक लूंगा, 11 तक लूंगा। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, मेरा आंसर हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। देखो आगे यदि यही आंसर मुझे होल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में देना तो क्या होगा, मेरे आंसर में 0 इंक्लूड होगा। ठीक है ना, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। फिर सपोज करो कि मुझे इंटीजर के कॉन्टेक्स्ट में आंसर देना, अब जब आप इंटीजर में जाओगे तो सारा नेगेटिव नंबर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, और सारा नेगेटिव नंबर इंक्लूड होगा, आपका आंसर देखने में ऐसा हो जाएगा, डॉट 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 -3 -2 -1 0 डॉट 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 11। क्योंकि जब तक वो नेचुरल बोल रहा था स्टार्टिंग पॉइंट विल बी 1, होल बोल रहा था तो स्टार्टिंग पॉइंट विल बी 0। लेकिन इंटीजर में तो वैसा कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है ना, वो तो पीछे जाते रहो जाते रहो जाते रहो, सारा नेगेटिव नंबर आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, इसलिए आपका आंसर देखने में वैसा होगा। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में, करो कॉपी में लिखिए। देखो अगला क्वेश्चन देखो, if x belongs to w, मतलब फाइनल आंसर होल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में देना है मेरे को, और ये मुझे इनइक्वालिटी दी है उसको सॉल्व करो। आप वैल्यू करते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा, 15। ऊपर यहाँ कितना आ जाएगा, 15/5 3 3 × 3 9 9x माइनस, और माइनस का रेफरेंस यानी तो दो टर्म है, प्लीज ब्रैकेट लगा तो फिर गलती हो जाएगी। 15/3 से कितना हो जाएगा 5, यहाँ मल्टीप्लाई से करोगे 5 से, यहाँ आ जाएगा 2x ग्रेटर देन कितना आएगा, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल। अब देखो इस -5 को अंदर लीजिए, क्या हो जाएगा बताओ, 9x माइनस मेरे ख्याल में 10x माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन में कितना 15 ग्रेटर देन मेरे ख्याल में आया समझ। अब देखो ये 15 को भगाना है, हाँ थोड़ा मेरा हेल्प करो। 15 एक कैसा नंबर पॉजिटिव, और 15 को यहाँ से भगाने का मतलब क्या होगा, मैथमेटिकली आप दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन 15 एक पॉजिटिव नंबर, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करने में भी इनइक्वालिटी आपका जैसा पहले था वैसा ही बाद में रहेगा, चेंज नहीं है। लेकिन वहीं पर यदि आदमी नेगेटिव होता तो इनइक्वालिटी हमारा चेंज होता, यहाँ नहीं होता। तो नेक्स्ट क्या लिखूं बताओ, इसका 9 नेक्स्ट कितना होगा, -x + 5 और ग्रेटर देन कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 5 को वहां क्या आ जाएगा, -x ग्रेटर देन कितना 10, फिर से -6 आपको तो लेकिन x चाहिए, तो x पाने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, चलेगा ना, क्या लगेगा x लेस देन क्या माइनस, देखो आया समझ में, चलेगा। अब देखो कितना मेहनत किया, और इतना मेहनत करके आपको ये पता चला कि x का वैल्यू -10 से छोटा होना चाहिए, और ये बोल रहा है कि x का आंसर होल नंबर की कैटेगरी में क्या है, ठीक, तो हमारा फाइनल कंक्लूजन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि इनइक्वालिटी के हिसाब से x का आंसर क्या होना चाहिए,
नहीं नहीं, इनइक्वालिटी के हिसाब से इसका आंसर होगा कि -10 से छोटा, और क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे को होल नंबर का आने वाला आंसर, होल नंबर में तो उसका कोई आंसर आएगा नहीं। कैसे? दोनों साइड आप ऐसा सोचो कि मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, -1 इंटू 10 कितना हो गया -6, लेकिन -1 तो एक नेगेटिव नंबर है ना, मल्टीप्लाई करने में इनइक्वालिटी पहले अगर ऐसा था बाद में तो रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी सोच सकते हो कि -1 से डिवाइड कर लिया तो भी एक ही बात, और वो भी चीजें नहीं समझ में, एक और चीज सोच सकते, बताओ मैं रेसिप्रोकल देखो, अगर उस समय कंफ्यूजन आ, हालांकि आना नहीं चाहिए, टाइम के साथ चीज ठीक हो जाना चाहिए आपको, बाकी कंफ्यूजन है तो -x ग्रेटर देन 10 रहा ना, अब x को आगे तो 10 को यहां, 10 यहां आके क्या हो जाएगा -x, वहां आगे क्या हो जाएगा, तो भी तो बात वही है कि x लेस देन माइनस है बात, लेकिन ये थोड़ा सा फालतू आइडिया है, क्योंकि एक भी कोएफिशिएंट अगर कोई 5 6 पर कोई नंबर रहा तो आप वो नहीं सोच पाओ, फिर आपको ऐसे सोचना बेटर है, ठीक है। क्लियर मेरे क्या? अगला क्वेश्चन, अच्छा एक चीज और, ये जो नो सॉल्यूशन है, जैसे पिछले बार जब हम ये लिख रहे थे तो हमको पता लिखना एक्चुअली क्या चाहिए था, आपको लिखना चाहिए था देखो यहाँ पे कि x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के, इसमें भी क्या लिखना चाहिए था, x इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इसमें भी क्या लिखना चाहिए था, x इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इसमें तो कोई आंसर आया नहीं, इसमें क्या लिखो x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लिख के छोड़ दो, अंदर कोई सामान है नहीं अंदर, ठीक है। या एक सबसे अजीब और गरीब सिंबल होता है कि x इक्वल्स टू 5, मतलब ये एम्प्टी सेट एम्प्टी है ना हमारा, इसमें कोई सामान है ही नहीं, इसको हम मैथ्स में कौन सा सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 के आगे तो देखो इसको देखो, इसको करते हैं सॉल्व, 3 1 तक ले चलो, क्या आएगा 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 ले चलो, 2 माइनस, फिर 8 को वहां ले चलो, 2 को यहां, 6 माइनस, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x माइनस 2, 6 माइनस 2 का आंसर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x, और उल्टा के लिखो तो ये x लेस देन इक्वल टू, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट वाला देखो, करो ट्राई करो, एक चीज मेरे को पूछना है, थोड़ा देख लो यहाँ पे, x लेस देन इक्वल टू 4, अगर मैं ये आपको नेचुरल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में पूछूं तो x क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं, 1 2 3 इक्वल टू तो 4 होगी, होल नंबर के कॉन्टेक्स्ट 0 0 1 2 3, इंटीजर के कॉन्टेक्स्ट मतलब डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। अभी सबसे डेंजरस क्वेश्चन, ये रियल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में वो एक्चुअली क्या मीन करता है, आप सोचो रियल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या मीन कर रहा है, तो ये मीन कर रहा है, ध्यान से सुनना, नंबर लाइन के ऊपर अगर मैं रियल नंबर के आइडिया से पूछूं ना, तो ये हो गया 4 वाला पॉइंट, और वो बोल रहा है कि 4 के पीछे जितना भी जो भी आता है सब वो आंसर मानो, ठीक है। तो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि x बिलोंग्स टू, अब देखो आपको मैक्सिमम 4 तक जाना है, अब पीछे कहां तक आ सकते हैं, माइनस इनफिनिटी तक, इसको बस इंटरवल के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, माइनस इनफिनिटी कॉमा, लेकिन याद रखना कि ये इंटरवल का फॉर्मेट आप तभी बना पाओगे जब आपको आंसर कौन से फॉर्मेट में चाहिए, रियल नंबर, लेकिन अगर कभी इंटीजर में या नेचुरल नंबर में या होल नंबर में आंसर चाहिए तो इंटरवल नहीं बनेगा, क्योंकि फिर आप सारे नंबर पे इंक्लूड नहीं करते, बीच बीच से चेरी पिक करते हो कि ये चाहिए ये नहीं चाहिए, तो जब आप चेरी पिक वाला काम करोगे यानी कि नेचुरल होल या इंटीजर वाला काम अगर करोगे तो फिर आपको ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, एक कर्ली ब्रैकेट, लेकिन रियल नंबर वाला काम जब करोगे तो आप क्या यूज कर सकते हो, इंटरवल। और कभी अगर इसका फोटो बनाना है तो आप इस तरीके से बनाओ, इस वाले आया समझ, आओ नेक्स्ट वाला करते हैं, 2x माइनस 2 अपॉन ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे कितना आ जाएगा 20, और यहाँ ऊपर क्या होता है 5 इंटू 3x माइनस 2, और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ -4 इंटू 2 माइनस, फिर यहाँ पर 2x माइनस 1 में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, नीचे तो फिर 20 ही रहेगा, ऊपर क्या आ जाएगा 15x माइनस 10 माइनस ऑफ 8, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ से 2x माइनस 1 में 3
ग्रेटर देन इक्वल टू 15x प्लस 4x कितना आ जाएगा 19x माइनस 1 माइनस 10 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा ये देखो जिन नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो एनी वन ऑफ देम कोई नेगेटिव है कि सब पॉजिटिव तो फिर कोई टेंशन नहीं नेगेटिव होता तो रिवर्स करना पड़ता Fine. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 20 टाइम्स ऑफ 2x minus 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 19x minus 8 ठीक है आगे जाने में क्या रहेगा बताओ तो यहाँ 40x minus 20 is greater than equal to 37x 37x minus 50. फिर 40 को वहां ले जाओ और 54 को यहाँ ले जाओ क्या जाएगा 34 greater than equal to मेरे क्या लगेगा अब x को फ्री करने के लिए दोनों साइड किससे डिवाइड करना हो 17 और 17 पॉजिटिव नंबर के नेगेटिव हो पॉजिटिव नंबर नो चेंज क्या आ जाएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x उल्टा करके कह सकते हैं कि x लेस देन इक्वल टू अब देखो आप जो फाइनल आंसर दोगे वो किस में दोगे नेचुरल में होल में इंटीजर में रियल में तो चेरी पिक कर सबको ले रहे हैं सबको ले रहे हैं और ये आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ 2 है और 2 के पीछे सबको लेना है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा माइनस इंफिनिटी और एंडिंग पॉइंट क्या होगा 2 और 2 को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ ठीक है इसीलिए मेरा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्या माइनस इंफिनिटी से लेके ठीक है और 2 अगर इंक्लूडेड नहीं हो सिर्फ मानो कि यहाँ पे लेस देन होता है क्या आ जाता है ओपन ठीक है मेरे नहीं इसमें डॉट डॉट नहीं है इसमें ये ले सेकंड स्टेप ये बात है 54 के यहाँ के कि माइनस 54 से प्लस 54 माइनस 20 का आंसर 30 40 जो कि वहां चला गया 57 माइनस 47 ठीक है क्लियर है क्या अगला क्वेश्चन देखिए और दो तीन वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ इसको हम एक काम में करते हैं इंटरवल की एक बार और डिटेल में बता दूं कि ये पता है क्या बात हाँ केवल मैं भूल ही लेता हूँ यहाँ देखो ज्यादा बड़ा बात नहीं छोटा सा ही बात ओके आप इसका आंसर रियल नंबर में देखना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जब तक रियल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में बात ठीक है उस सिचुएशन में अगर आपको x का वैल्यू कहीं से पता चलता है कि लाइज बिटवीन लेट्स से 3 एंड 7 ऐसा अगर आपको पता चलता है तो इंटरवल फॉर्मेट में यू कैन राइट कि x will lie from 3 to 7 स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए दे रहे हैं बिकॉज़ इक्वल साइन है 3 वैल्यू है अगर सपोज करो कि आपको ऐसा कुछ आंसर मिले ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू 7 यूज देखिए इंटरवल के फॉर्मेट में 3 पे राउंड ब्रैकेट 7 पे ठीक है इन बार बार मैं बोलूंगा कि these are true depend on the you are talking about x belongs to real next possibility ये देखो x greater than or equal to 3 और let's say less than 3 इस केस में क्या बोलोगे बताओ x belongs to square bracket 3 और round bracket 7 कभी ऐसा नहीं हो सकता x is just less than or equal to let's say some number 5 तो इतना बोलोगे इसमें तो क्या होता है कि लेफ्ट बाउंड्री भी अवेलेबल है और राइट बाउंड्री भी अवेलेबल है इसमें राइट बाउंड्री मैक्सिमम 5 तक जाना है लेकिन लेफ्ट बाउंड्री अवेलेबल नहीं है तो जब लेफ्ट बाउंड्री अवेलेबल नहीं होता है तो हमको इसको बाय डिफॉल्ट क्या सोचना चाहिए कि राइट बाउंड्री तो अभी भी 5 और लेफ्ट बाउंड्री फिर टेक्निकली कौन हो जाएगा माइनस ठीक है और इस चीज को फिर इंटरवल के फॉर्मेट में लिखने का तरीका क्या हो जाएगा x बिलोंग्स माइनस इंफिनिटी से लेके ठीक है और एक उसका काउंटर पार्ट आ सकता है देखोगे ये काउंटर पार्ट आ सकता है कि एक्स आपको मिले ग्रेटर देन इक्वल टू ठीक है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 अगर आपको मिल रहा है आपको मान लो कि ये तो पता है कि 5 से आगे जाना है लेकिन रुकना कहाँ है ये तो नहीं पता है ठीक है इसको मैं एक तरीके से ऐसे सोच सकता हूँ कि x वांट्स टू बी मोर देन और इक्वल टू 5 ये किससे लेस होना चाहता है ये नहीं पता तो ये मैक्सिमम कहाँ तक कर सकता है इंफिनिटी तक बात ये इंफिनिटी से क्या होगा लेस होगा ये ऐसे भी सोच सकते हैं आप नंबर टाइम के ऊपर ये आपको क्या बोलते हैं 5 से स्टार्ट करो और 5 से बड़ा जितना नंबर आता है दुनिया में सबको लेंगे 5 से बड़ा सबको लेना अगर चाहते हो तो कहाँ तक जाओगे इंफिनिटी तक जाओगे
इसको इंटरवल फॉर्मेट में इसलिए क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू पाई से लेके so these are 4 or 5 situations, first, second, third, fourth and fifth. जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना इक्वालिटी वाला, तो आपको आंसर हो सकता है कि ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है, ठीक है। चलो मैं वो भी लिख देता हूं। मान लीजिए x लेस देन 4 बोला हो, तो क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू इसके 4 पे भी रखो, ठीक है। और 7 नंबर पे क्या हो सकता है, मान लो कि x ग्रेटर देन 7 को छोड़ दिए, x बिलोंग्स टू 7 पे राउंड ब्रैकेट हो, ठीक है। अब these are the 7 situations जो आपको इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मिल सकता है। और अगर आप आंसर रियल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में ढूंढ रहे हो, तो दिस इज द वे बाय व्हिच यू कैन कन्वर्ट देम इनटू इंटरवल्स, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल, देखो इसको देखो मतलब चलो देखो बात करते हैं। ये बोल रहा है कि उसकी A grade in mathematics course one must get an average of at least 90 marks in 5 exams. तो 5 मार्क एग्जाम का मिला के एवरेज कितना आना चाहिए, 90। और हर एक एग्जाम पे कितने मार्क का 100 मार्क का बोला इंपॉर्टेंट काम है। केवल aggregate mark in first 4 exam are इतना final minimum marks aggregate marks the fifth exam to get grade A in the course, ठीक है। इस मिनिमम मार्क्स को आप एक बार अपने पकड़ लो कि तो ये पांचों सब्जेक्ट का मार्क्स का एवरेज कितना आना चाहिए आपको, कम से कम 90 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x डिवाइडेड बाय कितना, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90। सॉल्व करते इन सब का सम कितना आ रहा है, 368 प्लस x 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 450। जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया वो पॉजिटिव नंबर था कि नेगेटिव नंबर, इसलिए इनइक्वालिटी वैसे रहेगी। फिर ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 360 कितना आ जाएगा, 50। और x का जो आंसर है या x में जो मार्क्स है उस पांचवें सब्जेक्ट वो कम से कम कितना होना चाहिए, 88। या फिर उससे ज्यादा होने से भी चाहिए, सिर्फ नेगेटिव होता तो ये इनइक्वालिटी पलटी हो जाती क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। चलो आगे की तरफ जाएंगे।